जी, लेक्चर नंबर। अच्छा, ये टर्म टेस्ट का सिलेबस है। इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट सैटरडे को होगा। क्या तारीख बनेगी? 15 या 11? नेक्स्ट सैटरडे को 11 जून को होगा। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। मुझे एंड पे याद कराइएगा जब सारे बच्चे आ जाएं, आपके साथ वाला जब अच्छा बच्चा भी आ जाए। इनकम फ्रॉम बिजनेस का चैप्टर निकालें। ओके। अच्छा भाई, डेट होता है उधार। अब हम डेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे। कल प्रॉफिट ऑन डेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। एक बार याद रखिएगा, जो डेट का मतलब है, अगर मैं एक बैलेंस शीट बनाऊं तो उसमें जो लोन नजर आ रहा है ये डेट है। लेकिन इसके साथ साथ अगर बैलेंस शीट में क्रेडिटर नजर आ रहे हैं, रेंट पेएबल नजर आ रहा है, बिजली का बिल पेएबल नजर आ रहा है, तो भाईजान ये सारा भी डेट ही है। तो याद रखिएगा, जो मैं बिजनेस के चैप्टर में दूसरे सफ़े पे हूं, तो याद रखिएगा डेट से मुराद सिर्फ लोन नहीं है। डेट का मतलब हर वो पैसे जो पेएबल हैं, जैसे लोन, क्रेडिटर को पैसे, रेंट पेएबल, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल और इलेक्ट्रिसिटी बिल पेएबल, ये सारे पैसे जो पेएबल हैं ये डेट की डेफिनेशन में आएगा। चलो ठीक है, आपका नहीं मूड, नो प्रॉब्लम। डेट है मूड। अच्छा, ओके। डेट मीन्स एनी अमाउंट ओइंग। एनी अमाउंट ओइंग का क्या मतलब है? एनी अमाउंट पेएबल। डेट मीन्स एनी अमाउंट पेएबल इंक्लूडिंग अकाउंट्स पेएबल। अकाउंट्स पेएबल क्या होते हैं? क्रेडिटर। एंड अमाउंट्स ओइंग। ओइंग का मतलब क्या होता है? पेएबल अंडर प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट क्या होता है कि क्रेडिटर आपको कहते हैं भाईजान आपने मुझे पैसे देने हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं आ रहा आपने पैसे देने हैं। आपने उससे कहा मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ, तो पैसों की बात कर रहे हैं। उसने कहा जान ना दे, जान की जगह ना सफ़े पे लिख के दे दे कि मैं तुझे पैसे दूंगा। उस सफ़े का नाम प्रोमिसरी नोट होता है। ये जान कहाँ मान पाते हैं आप? तो जान के बदले आप सफ़ा दे देते हैं। तो क्रेडिटर को अगर यकीन ना रहा हो आपने पैसे देने हैं, तो इसे कहते हैं प्रोमिसरी नोट। ज़बरदस्त, कमाल जम मारी आपने। ओके, नेक्स्ट। और इसके साथ जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज भी प्रोमिसरी नोट की बरादरी का भाई है। तो दोनों का एक ही मतलब है। डिवेंचर तो मैंने आपको बताया था लोन होता है। तो कोई भी लोन, कोई भी क्रेडिटर, कोई भी प्रोमिसरी नोट, कोई भी चीज जो पेएबल है, डेट ऑल इज डेट। और उसके ऊपर जो लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट पे करेंगे, दैट विल फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ इंटरेस्ट। ओके, पॉइंट 3। अच्छा, पॉइंट 3 के लिए माजरत, थोड़ा सा हमें पूरे चैप्टर के अंदर घूमना पड़ेगा ताकि ये पॉइंट 3 के अंदर जो बात कर रहे हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और इसके सारे एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर लें। एक होता है लीजिंग अरेंजमेंट। इसमें जो आपने FAR 2 पढ़ी हुई है किसी ने अगर, तो उस कॉन्सेप्ट को ज़रा जहन से निकाल के यहाँ लीज समझे। लीजिंग अरेंजमेंट में एक होता है लेसर। मिसाल के तौर पे बैंक भी हो सकता है और लीजिंग कंपनी भी हो सकती है। और एक होता है लेसी, डॉलेंस। लेसी के पास, डॉलेंस के पास इतने पैसे नहीं होते कि AC बनाने वाली मशीन खरीद सके। तो लेसी यानी डॉलेंस सोचता है कि मैं AC बनाने वाली मशीन किराए पे ले लूँ। तो ये बैंक के पास जाता है। बैंक के पास मशीनें तो पड़ी नहीं होती। बैंक बाजार से करोड़ रुपए की मशीन खरीदता है और डॉलेंस को किराए पे दे देता है। तो आप बताएं किराया रिसीव कौन करेगा? लेसर, जी बिल्कुल, जो ओनर है। और किराया पे कौन करेगा? लेसी, जो किराएदार है। तो लेसर की बुक्स के अंदर आपको क्या नजर आ रहा होगा? लेसर की बुक्स के अंदर आपको रेंटल इनकम नजर आ रही होगी। क्या नजर आ रही होगी? रेंटल इनकम।
और लेसी की बुक्स के अंदर आपको रेंट का एक्सपेंस नजर आ रहा होगा। लेसी की बुक्स के अंदर आपको रेंट का क्या नजर आ रहा होगा? एक्सपेंस। और लेसर की बुक्स के अंदर रेंटल इनकम नजर आ रही होगी। और भाई छुट्टियां अच्छी कर दी माशाल्लाह, खैरियत से? नहीं आप नहीं, आपसे ले रहे भाई, अच्छी कर दी छुट्टियां माशाल्लाह, जबरदस्त। अच्छा, तो एक होती है रेंटल इनकम और दूसरा होता है रेंट एक्सपेंस। किराया की इनकम कमा कौन रहा होगा? लेसर। और किराया पे कौन कर रहा होगा? लेसी। अब होगा क्या कि आप जो भी रेंटल इनकम कमाएंगे उसमें से लेसर को माइनस करने की जरूरत होगी खर्चे। असल में ये मशीन ओन कर रहा होता है बैंक, इस वजह से कि ये डॉलर्स के नाम नहीं लगवाई जा सकती, क्योंकि डॉलर्स तो मशीन लेके भाग सकता है। तो मशीन ओन कर रहा होता है बैंक। जब मशीन ओन कर रहा होता है बैंक तो फिर डिप्रिशिएट भी कौन करेगा? बैंक डिप्रिशिएट करेगा। तो इसकी किताबों में खर्चा आ रहा होगा डिप्रिसिएशन के नाम से। लेकिन अब इंतजार हमारा खत्म होता जा रहा है और 4 से 5 दिन बाद हमने इनिशियल अलाउंस वाला सेक्शन पढ़ना है, जिसमें आपको दोबारा बताया जाएगा कि इनिशियल अलाउंस और डिप्रिसिएशन एक दूसरे की आपस में बहने हैं। बहरहाल इनकी शादी प्राचों की तरफ हो गई थी और इनकी गुजरों की तरफ हो गई, बस इतना सा फर्क है। हालांकि हैं दोनों खुद जो है राजपूत। तो इनिशियल अलाउंस और डेप्रिसिएशन ये जो दोनों हैं आपस में बहने हैं और इनका नाम है डेप्रिसिएशन। तो इनको डेप्रिसिएशन कहा जाता है। तो बैंक को 2 खर्चे माइनस करने की इजाजत होगी, क्योंकि बैंक की मशीन है, बैंक किसी को किराए पे दी हुई है, तो बैंक उसको डिप्रिशिएट भी कर रहा होगा और बैंक डिप्रिसिएशन टाइप की कोई और चीज भी रिकॉर्ड कर रहा होगा, डेट इज कॉल्ड एज इनिशियल अलाउंस। और जो डॉलेंस होगा, डॉलेंस, ये इसका प्रॉफिट आ जाएगा। जो डॉलेंस होगा, डॉलेंस, वो मेरा अभी डिस्कशन का मकसद नहीं है, वो आपको पता है। डॉलेंस करा होगा सेल ऑफ एसी, तो डॉलेंस का ये रेवेन्यू होगा। तो डॉलेंस इस रेवेन्यू में से खर्चे माइनस करा होगा, तो ये डॉलेंस का प्रॉफिट आ जाएगा। बताने का मकसद ये था कि ये जो फिगर है ना, ये यहां पे जाके माइनस होगी, क्योंकि एक के लिए इनकम है, दूसरे के लिए एक्सपेंस। जैसे दुकानदार के लिए सेल होती है, हमारे लिए परचेज होती है, तो उससे मेरे लिए ये कॉन्सेप्ट है। तो ये नोट कर लें, आगे चलते हैं। ओके, नेक्स्ट। चलो, अच्छा, ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है लेसर की। ऑब्वियसली लेसी की भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है। लेसी कौन सी और इनकम कमा रहा है? लेसी की भी इनकम फ्रॉम बिजनेस ही है। ओके, पढ़ें जी भाई, टाइम पे आया करो। वेयर आ लेसर इज अ शेड्यूल्ड बैंक और अ लीजिंग कंपनी। जहां लेसर शेड्यूल्ड बैंक हो या लीजिंग कंपनी हो। लेसर कौन? ओनर, जिसने चीज किराए पे देनी है। एंड दे हैव लीज्ड आउट एनी एसेट, और वो लीज पे दे दें किसी एसेट को। तो अमाउंट से मुराद यहां रेंट, रेंट पेड बाय लेसी टू लेसर, रेंट पेड बाय लेसी टू लेसर शेल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर लेसर। ये किसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस होगी? लेसर की। देखें, वेयर अ लेसर इज अ शेड्यूल्ड बैंक और अ लीजिंग, ऊपर देखें, वेयर अ लेसर इज अ शेड्यूल्ड बैंक और लीजिंग कंपनी एंड दे हैव लीज्ड आउट एनी एसेट, द रेंट पेड बाय लेसी टू लेसर shall be treated as income from business of lesser। तो ये किसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी? लेसर की इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। तो ये जी रेंटल जो है लेसर की इनकम फ्रॉम बिजनेस समझी जाएगी। इसको आप इधर नोट कर लें। ये बना है हमारा सेक्शन 18 का 3, 18 का 3। चलें, अब जो ये दोनों बातें हैं ना,
ये दोनों बातें हम जाके पढ़ते हैं। थोड़ा सा माजरा जरा घूमना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन का सेक्शन ढूंढें। पेज 138। पॉइंट नंबर सी, पेज 139। पॉइंट नंबर सी, पेज 139। The depreciation allowed to a leasing company shall be deducted only against lease rental income। देखें इधर, the depreciation allowed to a leasing company shall be deducted only against lease rental income। मजा आया? The depreciation allowed to a leasing company shall be deducted only against lease rental income। The depreciation allowed to a leasing company shall be deducted only against lease rental। तो डेप्रिसिएशन लीज रेंटल इनकम में से माइनस होगी। अच्छा, एक ना यहां पर लीज में एक अजीब सी चीज है जिसको आपने डाइजेस्ट करना है। असल में असूल ये होता है कि डेप्रिशिएट वो बंदा करे जो चीज यूज कर रहा है। तो लीज में यूज तो अपने बिजनेस में डॉलर्स कर रहा है, लेकिन वो डेप्रिशिएट नहीं कर सकता क्योंकि उसकी अपनी नहीं है, उसकी बजाय वो रेंट माइनस कर रहा है। इसलिए लॉ मेकर ने एक assumption ली, कहते फॉर द पर्पज ऑफ लीज आई अज्यूम कि इट इज यूज्ड बाय लेसर। दो कि मैं मानता हूं आप सही कह रहे हैं, लेसी यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर लेसी यूज करे तो लेसी डेप्रिशिएट क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि असल में ओन कर रहा है इस एसेट को, लेसर कर रहा है, तो इसलिए लेसी इसको डेप्रिशिएट नहीं कर सकता। तो जब लेसी इसको डेप्रिशिएट नहीं कर सकता तो मोहतरम इसी बुनियाद के ऊपर जो है वो याद रखेगा, लेसी इसको यूज तो करेगा लेकिन डेप्रिशिएट करने के बजाय रेंट माइनस करेगा। तो अब हम अजम्पशन लेने लगे हैं लीज में कि इसको यूज कौन कर रहा है, और अगर लेसर यूज कर रहे तो फिर डेप्रिशिएट भी कौन करेगा? लेसर। नोट कर लें, वो पढ़ लें। द एसेट ओन्ड बाय अ लीजिंग कंपनी। एसेट नाम किसके है? लीजिंग कंपनी के, लेसर के नाम है। द एसेट ओन्ड बाय अ लीजिंग कंपनी एंड लीज टू एन अदर पर्सन। और लीज पे किसको दे दिया गया? लेसी को। इज assumed एज यूज्ड इन लेसर्स बिजनेस। इसका फायदा क्या होगा? therefore lesser will depreciate। इसका फायदा ये होगा कि लेसर डिप्रिशिएट करेगा। therefore लिखें, therefore lesser will depreciate, इसलिए लेसर इसको डिप्रिशिएट करेगा इंस्टेड ऑफ लेसी। हकीकत में कौन यूज करे? लेसी। लेकिन डेप्रिसिएशन किसकी बुक्स में माइनस करवाना चाहते हैं हम, इसलिए कह दिया जाएगा कि एज्यूम किया जा रहा है कौन यूज कर रहा है? लेसर। एज्यूम क्यों करना पड़ा है? क्योंकि असल में यूज कोई और कर रहा है। डेप्रिसिएशन की बहन का नाम सेक्शन 23। इसका डेप्रिसिएशन इनिशियल लॉन्स का डेप्रिसिएशन रेट हम पढ़ेंगे 25%। ये भी डेप्रिसिएशन टाइप की चीज है, लेकिन वो छोड़े, मैंने आपको इसलिए रेट दिखा दिया कि आपको जरा समझ आ जाए डेप्रिसिएशन की बहन ही है। तो इनिशियल लॉन्स के बारे में भी वही इंग्लिश लिखी हुई है। द रिडक्शन अलाउड, द डिडक्शन से मुराद है यहाँ इनिशियल लॉन्स रिडक्शन। पेज 140, पेज 140, 140 सफा। द इनिशियल लॉन्स रिडक्शन अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी और अ बैंक शैल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट लीज रेंटल इनकम। तो इनिशियल लॉन्स का लॉस लिख लें। द इनिशियल लॉन्स रिडक्शन अलाउड टू अ लीजिंग कंपनी शैल बी डिडक्टेड ओनली अगेंस्ट लीज रेंटल इनकम। अब पढ़ें इसको, देखें इधर। द इनिशियल लॉन्स डिडक्शन shall be deducted या shall be allowed only against lease rental। वही वाली अंग्रेजी है। The initial allowance reduction shall be allowed only against lease rental। ये किस में से माइनस करने की जरूरत होगी? लीज रेंटल इनकम में से। क्लियर? ओके। और ये बात कहां लिखी हुई है? 23 के
4 में, सेक्शन 23 का 4। और ये डेप्रिसिएशन वाली बात कहां लिखी हुई है? सेक्शन 22 के 13 के सी में। ओके, नेक्स्ट आखिरी बात, और आपके सब्र का इम्तिहान ख़त्म, यानी मुख्तलिफ जगहों पे हम जा रहे हैं, तो आखिरी वादी की सैर करने लगे हैं। यहाँ जिन है, सेक्शन 28। किसकी बुक्स? डॉलेंस की। पेज नंबर 152। अ डिडक्शन शेल बी अलाउड, खर्चा माइनस करने की इजाजत है, फॉर रेंटल पेड बाय डॉलेंस टू बैंक। समझ आ गई? इधर देखें, अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर रेंटल पेड बाय डॉलेंस टू बैंक। 28 का पढ़िए जरा दोबारा इंग्लिश को, क्या है? अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर रेंटल पेड बाय पर्सन टू बैंक। पर्सन कौन है यहां? पर्सन डॉलेंस है यहां। तो डॉलेंस को क्या माइनस करने की इजाजत है? रेंट पेड। बैंक को पे करेंगे या लीजिंग कंपनी को? बैंक भी हो सकता है या लीजिंग कंपनी भी हो सकती है। और फॉर एसेट यूज्ड इन बिजनेस। अच्छा, ये थोड़ी अजीब सी बात है, जाहिर बात है डॉलेंस अपने बिजनेस में यूज कर रहा है, डेप्रिसिएशन के लिए हमने ज्यूम किया कोई और यूज कर रहा है, लेकिन वो बात इसने दोबारा यहां लिख दिया, कहते हैं यूज असल में तो कौन कर रहा है? लेसी कर रहा है। तो इस बात को कोई ज्यादा वेटेज ना दीजिएगा, ऐसी कॉन्सेप्ट नॉर्मल वाला हिलेगा। तो इसलिए हमने डेप्रिशिएट किसकी बुक्स में कराया था? बोलें, लेसर की बुक्स में। तो जो मेन बात है वो जरा पढ़ लें। अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर डॉलेंस फॉर रेंटल पेड बाय डॉलेंस टू बैंक। चलें जी, अब ये चारों बातें जरा मुझे रिवाइज करवा दें। ये चारों बातें मुझे रिवाइज करवा दें। वेयर अ लीजिंग कंपनी और अ बैंक हैज लीज्ड आउट एनी एसेट, द अमाउंट पेड बाय लेसी टू लेसर विल बी ट्रीटेड एज इनकम फ्रॉम बिजनेस ऑफ लेसर। चलें बोलें जरा, वेयर अ लेसर। अच्छा, हाइब्रिड क्लास में बोलें लेकिन थोड़ी सी आहिस्ता आवाज में, जिससे 7 वाले तक आवाज आए। वेयर अ लेसर हैज लीज्ड आउट एनी एसेट टू लेसी, द रेंट पेड बाय लेसी टू लेसर इज इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉर लेसर। अच्छा, एक बात हमने डेप्रिसिएशन के एतबार से की थी, वो हमने ये की थी, द डेप्रिसिएशन डिडक्शन शेल बी अलाउड ओनली अगेंस्ट द लीज रेंटल इनकम। एक बात वहां और की थी, वेयर एन एसेट इज लीज्ड बाय अ लेसर इट विल बी अज्यूम्ड दैट लेसर इज यूजिंग द एसेट। और अगली बात हमने ये की थी, इनिशियल लॉस शेल बी अलाउड ओनली अगेंस्ट द लीज रेंटल इनकम। और आखिरी बात हमने सेक्शन 28 में ये पढ़ी है कि अ डिडक्शन शेल बी अलाउड फॉर रेंट पेड बाय लेसी टू लेसर। ओके, अच्छा जी, ये जो बिजनेस का चैप्टर है ना, इतना खुश्क और बोरिंग नहीं है, तो ये आखिरी खुश्क बात इसमें हम पढ़ने लगे हैं, पॉइंट 4। ये तो निहायत ही अनइम्पॉर्टेंट बात है, कभी 20 साल में आईकैप ने टेस्ट नहीं की और आईकैप को कई दफ़ा कहा ये सिलेबस से निकाल दे, क्योंकि ये तो आपके लेवल की बात ही नहीं है, क्योंकि आपका लेवल ही हो रहा है। तो ये ना एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे समझ आ जाएगा। वेंचर कैपिटल फंड, ये आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे क्या होता है। मिसाल के तौर पे आपने 15 साल के लिए ब्रिज बनाने का कारोबार शुरू किया, इसे कहते हैं वेंचर, थोड़े अरसे का काम। 15 साल के लिए ब्रिज बनाने का कारोबार शुरू किया। अब ये जो आपने 15 साल के लिए ब्रिज बनाने का कारोबार शुरू किया, इसमें आपके बिजनेस के ओनर्स 2 थे, एक थे शेयर होल्डर्स और एक था बैंक। याद रखिएगा, बैंक भी ओनर है, मैं दोबारा एम्फेसिस के लिए लिख रहा हूं, बैंक भी ओनर है। बैंक ने लोन नहीं दिया, बैंक ने पैसा डाला है आपके बिजनेस में।
और करोड़ रुपया शेयर होल्डर ने डाला, करोड़ रुपया बैंक ने डाला। इसके बाद बैंक, मिसाल के तौर पे एमसीबी बैंक, इसके बाद आपने कमाए प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली प्रॉफिट्स में जो मेन पैसा आपने कमाया होगा वो आपने कमाया होगा ब्रिज बना के, मेन पैसा आपने ब्रिज बना के कमाया होगा। इसके अलावा आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आ गया था, तो आपने वो किसी बैंक में रखवा दिया। ज़रूरी नहीं एमसीबी बैंक में रखवाया, वो तो आपका ओनर है बिजनेस का, हो सकता है किसी और बैंक में आपने पैसा रखवा दिया। तो कोई एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था, उससे आपने कमाया इंटरेस्ट। तो एक्स्ट्रा पैसे से आपने कमाया इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे इंटरेस्ट इनकम कमाई आपने फ्रॉम एमसीबी। तो वेंचर के बिजनेस को दो प्रॉफिट्स आए, एक नॉर्मल ऑपरेशन से प्रॉफिट आया ब्रिज बनाने का, एक इंटरेस्ट इनकम आई। ये प्रॉफिट था इसका 10 मिलियन और ये प्रॉफिट भी था 10 मिलियन। इन दोनों को जमा किया तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 20। ये 20 डिविडेंड की फॉर्म में आपने बांटना है। ये 20 किस फॉर्म में बांटना है आपने? डिविडेंड की फॉर्म में आपने ये 20 बांटा। 10 इसको मिला और 10 इसको मिला। लेकिन अगर मैं हिस्से करूं इसके, तो इसको 5 ब्रिज बनाने का प्रॉफिट मिला और इसको 5 इंटरेस्ट इनकम मिली। इसको 5 ब्रिज बनाने का प्रॉफिट मिला, इसको 5 इंटरेस्ट इनकम मिली। ठीक है, अगर आप थोड़ी देर के लिए नीचे से चीजों को ना लेके जाएं, ऊपर ऊपर से देखें तो ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगी। ब्रिज बनाने से कितना कमाया? 10। 5 रुपए इस ओनर को दे दें, ब्रिज बनाने से 5 रुपए इस ओनर को दे दें। इंटरेस्ट इनकम कितनी कमाई? 10। 10 रुपए की इंटरेस्ट इनकम 5 एक ओनर को दे दें और 5 रुपए दूसरे ओनर को दे दें। इस तरह चलें तो ज्यादा आसानी से समझ आ रही है। लेकिन ऑब्वियसली अगर मैं तफसील में बात करना चाहूं तो आपने 10 जमा 10 कितना कमाया? 20 में से 10 इनको बांटा और 10 इनको बांटा। जाहिर बात है इनका बिजनेस के दोनों चीजों में हिस्सा डाला हुआ है, तो ब्रिज बनाने से भी ये कमा रहा है और इंटरेस्ट भी कमा रहा है, ब्रिज बनाने से भी कमा रहा है और इंटरेस्ट भी कमा रहा है। अब ये जो शेयर होल्डर्स है ना, इनके लिए ये 10 रुपए प्योरली डिविडेंड इनकम है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को तो आपने डिविडेंड बांटा है ना, तो शेयर होल्डर्स के लिए 10 रुपए डिविडेंड इनकम है। ये इस वक्त मेरी डिस्कशन का मकसद नहीं है। बैंक के लिए ये 10 रुपए डिविडेंड इनकम है या नहीं, इसके ऊपर मैं आपसे बहस करने लगा हूं। बैंक के लिए 10 रुपए डिविडेंड इनकम है या नहीं, तो उसका जवाब यह है कि बैंक को जहां तक ब्रिज बनाने से पैसे आए हैं ना 5 रुपए, तो ये तो बैंक के लिए डिविडेंड इनकम है। और आप सीए फाइनल में पढ़ेंगे, बैंक अगर डिविडेंड इनकम कमाए तो वो फाइनल रिजीम में नहीं जाता, वो अदर सोर्स में जाता है। तो बैंक की डिविडेंड इनकम अदर सोर्स में जाती है। लेकिन ये जो मैंने आपसे बात की, ये तो हमारे सिलेबस से बाहर की है। हमारे सिलेबस में एक छोटी सी बात लिखी हुई है, बैंक ये वाले जो 5 रुपए कमा रहे हैं वो तो इंटरेस्ट से कमा रहे हैं, तो ये जो 5 रुपए कमा रहे हैं इंटरेस्ट से, तो बैंक का काम ही इंटरेस्ट इनकम कमाना है। तो इसलिए इस 5 रुपए को डिविडेंड की बजाय कहां डाल दो? बैंक की इंटरेस्ट इनकम, यानी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये जो 5 रुपए येलो वाले हैं, ये बैंक की कौन सी इनकम बन जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये अजीब सी एक बात थी, लिख लें, कभी आई नहीं वैसे पेपर में। ये कौन सा पॉइंट है? 4। जी जी, सॉरी सॉरी, मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस लिखना था, मादरत। ये मैंने बोला इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं था, ये बोला भी दस था। मादरत मादरत, बैंक का तो काम ही, मैंने ये तो बोला था ना, बैंक का तो काम ही इंटरेस्ट इनकम कमाना है, तो इसलिए ये इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगा। मादरत, पिछली तस्वीर डिलीट करें, पहले पिछली तस्वीर डिलीट करें जी। और ये जो 5 होगा ना, ये तो डिविडेंड इनकम होगा, क्योंकि ये ब्रिज बनाने से है, ये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हो जाएगा। ये तो 5 रुपए इसकी डिविडेंड इनकम है, क्योंकि ये ब्रिज बनाने से है। लेकिन इस 5 का लॉ ने जिक्र नहीं किया, हल्की फुल्की सी बात सिर्फ इस 5 के बारे में किया, इसलिए बाकी जितने 5 आपको नजर आ रहे हैं उनकी बहस में नहीं करा।
कमेंट्स में किसी ने कहा था कि ये ना कहा करें नई बुक ले लें, नई बुक ले ली है वैसे आप लोगों ने? ले लें भाई, ले लें, तो मेहरबानी आपकी। चैप्टर 19 में भी न्यूमेरिकल्स ऐड हुए हैं, 25 में भी न्यूमेरिकल्स ऐड हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स के फॉर्मेट में भी हल्के फुल्के चेंज किया है। जो ले लें उसकी भी मेहरबानी, जो ना लें वो ले लें। अच्छा, वरना कहीं जून के एंड पे जुलाई के एंड पे बुक्स बांटनी ना पड़े। अब वो कह रहे हैं अभी बांट दें फिर, ओके करें और आगे चलें। where any mutual / venture capital fund, where any mutual / venture capital fund distributes interest income, क्या बांटे? इंटरेस्ट इनकम, डिस्ट्रीब्यूट इंटरेस्ट टू बैंक। where any venture fund distribute interest to bank, देखा नहीं आपने? where any venture fund distribute interest to bank, तो क्या करें? it will be chargeable under the income from instead of income from other source। तो ये बैंक की कौन सी इनकम होगी? इनकम फ्रॉम बिजनेस इंस्टेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ये पढ़ने की जरूरत नहीं। चलें जी, फॉर्मली अब बिजनेस का चैप्टर शुरू करें। हमारे दो मेन सेक्शन शुरू होने लगे आज, सेक्शन 20 और सेक्शन 21। आज बस हम ये थोड़ा सा आधा सफा पढ़ते हैं, बाकी टाइम फिर हम इंशाल्लाह कहीं और जाया कर लेंगे। अच्छा जी, डिडक्शंस इन कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस में कौन कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? कहते हैं लंबी चौड़ी बात मैं नहीं करता, मैं बात शुरू करके खत्म कर देता हूँ। लोग होते हैं ना, वो कहते हैं स्टोरी की जान ले लेते हैं, आखिर में जो मेन बात होती है वो रखी होती है। तो कहते हैं मैं लंबी चौड़ी बात नहीं करता, हर किस्म का खर्चा बिजनेस में माइनस करने की इजाजत है। एनी जो मर्जी खर्चा बिजनेस में माइनस कर लो। कहते हैं मुझे कोई एतराज़ नहीं, रिपेयर कराई है आपने, रेंट पे किया आपने, मुलाजमीन को तनख्वाहें दी हैं आपने, बिजली का बिल पे किया आपने, स्वीपर को उसकी तनख्वाह पे की है आपने, सिक्योरिटी गार्ड को उसकी तनख्वाह पे की है, आप जो मर्जी बिजनेस का खर्चा करो, कहते हैं मेरी नज़र में माइनस करने की इजाजत है, खत्म बात। लेकिन अगला सेक्शन कुछ खर्चे बताएगा जो माइनस करने की इजाजत नहीं है। फिलहाल एक खुली बात की इसने, कहते हैं मेरी नजर में सारे खर्चे माइनस करने की इजाजत है। इन कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम बिजनेस, क्या निकालते हुए? इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए अ डिडक्शन शैल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर। कौन से खर्चे माइनस करने की इजाजत है? इनकर्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर बिजनेस, जो आपने किस मकसद के लिए किए हैं? बिजनेस के लिए किए हैं। अच्छा, अब एक सवाल अराइज होता है, वो सवाल क्या है? वो सवाल ये है कि मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि जी मैंने गाड़ी लेनी है घर के लिए, तो आपने बैंक से लोन लिया। गाड़ी लेनी थी घर के लिए, तो आपने बैंक से लोन लिया। बेगम ने कहा सरताज, रशीद मेरे सरताज, गाड़ी लेके क्या करेंगे? हम मोटरसाइकिल पे भी तो घूम लेते हैं, हवा भी अच्छी लगती है, तो गाड़ी लेके क्या करेंगे? छोड़ो परे, जो तुम्हारी दुकान है ना रशीद किराना स्टोर, तो किराना स्टोर पे कस्टमर्स बेचारे आके खड़े रहते हैं, तो ऐसा करो फर्नीचर खरीद लो दुकान के लिए, फर्नीचर खरीद लो दुकान के लिए। बानों के मशवरे में जान थी तो सरताज मान गया। However, he used the loan for the purpose of purchasing some furniture for his shop। उसने अपनी दुकान खरीदने के लिए, फर्नीचर खरीदने के लिए उस लोन को इस्तेमाल कर लिया। अब आप मुझे बता दें, जिस वक्त आप इस लोन पर इंटरेस्ट पे करेंगे, तो जब आप इस इंटरेस्ट को खर्चे के तौर पे माइनस करना चाहेंगे, तो लॉ मेकर आपसे कहेगा भाई ये लोन एग्रीमेंट दिखाओ जिसके तहत आप ये इंटरेस्ट पे कर रहे हो। तो जब एफबीआर आपका लोन एग्रीमेंट देखेगा, तो लोन एग्रीमेंट में ये नियत लिखी होगी कि फर्नीचर के लिए लोन लिया था, या नियत कुछ और लिखी होगी। बाद में नियत में जो भी आ गया, आपके खोट शोट आ गया, आपने किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो मोहतरम ये मतलब है एक्सक्लूसिवली का। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है नियत। अब लॉ मेकर चाहते हैं कि आपने लोन को इस्तेमाल भी बिजनेस में करना है
और नीयत भी ये होनी चाहिए थी कि बिजनेस के लिए हो। नीयत कहां से पता चलेगी? एग्रीमेंट से। तो लोन एग्रीमेंट में नीयत जो लिखी हुई थी वो कोई और थी, इसलिए अफसोस से ऐलान किया जाता है कि ही कैन नॉट क्लेम द डिडक्शन। कौन सी डिडक्शन? डिडक्शन किस चीज की? इंटरेस्ट एक्सपेंस की। He cannot claim the interest expense because loan is not exclusively obtained for acquiring the business। क्या सिर्फ और सिर्फ लोन बिजनेस एसेट्स के लिए लिया गया था या लोन का मकसद कोई और था? हाँ, अगर आप बैंक से लोन एग्रीमेंट कैंसिल करवा लेते और नया लोन एग्रीमेंट ड्राफ्ट करवाते और उसमें लिखवाते कि बिजनेस जो फर्नीचर है उसके लिए मैंने लिया है, तो फिर शायद ये खर्चा माइनस करने की इजाजत मिल जाती। तो एक्सक्लूसिवली का मकसद मतलब यहां क्या है? नीयत। नीयत भी देखी जाएगी कि लोन किस मकसद के लिए। ओके, अच्छा ये अगर मुझे गाय चाहिए तो गूगल पे क्या लिखना पड़ेगा? गाय 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 तो लोग होते हैं। गाय मीनिंग इन उर्दू लोग। अच्छा, खाओ काओ काओ, ये वाली ले लेते हैं। थर्ड नंबर वाली ये गुस्सा कर गई है। अच्छा चलो ये वाली कर लेते हैं। अच्छा ये वाली कर लें। ये जी, खामोश रहें इधर आप लोग। आप तशरीफ ले चलें। जज्बाती हो गई आप। ओके जी। अच्छा जी, आपने दो काउस खरीदी। आपने दो काउस खरीदी जिनकी कॉस्ट थी हर एक की 50,000। कॉस्ट क्या थी? 50,000। और माशाल्लाह एज फॉर द पर्पज ऑफ मिल्क आपने ये बाय की थी। फिर वक्त गुजरता रहा गुजरता रहा गुजरता रहा। एक वक्त ये आया कि बेचारी कौ बीमार हो गई। अब क्या करेंगे आप? आपने इसको सेल कर दिया। आपने पूछा डू यू हैव एनी प्लान फॉर मिल्क? काउ सेड नो, इट्स इनफ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स नो, सॉरी फ्रॉम माय साइड एट लीस्ट, यू कैन आस्क हर, शी सेड नो। तो अब आपने इसको कितने का बेच दिया? 20,000 का बेच दिया। तो 50,000 की एक काउ खरीदी, 50,000 की दूसरी काउ खरीदी, दोनों बहनें आपने 20,000 में बेच दिया काउस को। अब आप मुझे बताएं ये गाय जाते हुए कितना नुकसान देके गई? ये गाय जाते हुए कितना नुकसान देके गई? दोनों गाय जाते हुए हमें कितना नुकसान देके गई? 60,000 का नुकसान जिस साल ये गाय बिकेंगी उस साल खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। इंस्टेड ऑफ कि आप ये सोचें कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ, इन चक्रों में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कौ को डेप्रिशिएट करने का आपने पूछा, कहने का नो नो नो, डेप्रिशिएशन इज नॉट फॉर मी एटलीस्ट। मैं जो भी गम होगा ना जाते हुए देखे जाऊंगी, साथ साथ मुझे डेप्रिशिएट ना करो, मुझे भी शर्म सी आती है। 1A एग्जाम्पल, वो काशिफ नहीं होता था जो वो दूध बेचते हैं हमारे घर लाता है काशिफ। काशिफ इज इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग ताजा ताजा मिल्क लेके आता है। दो गाय उसके रेवड़ में से मिल्क देने से इनकारी हो गई हैं। ये एज पर द पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, इसको छोड़ें। अच्छा, जब वो सो के उठा तो उसने डिसाइड किया कि मैं तुम दोनों से जान छुड़ाना चाहता हूं। वो उसने कहा हम पहले तैयार हैं। द कंसिडरेशन रिसीट फॉर काउ इज 20,000 पर काउ। हर काउ जाते हुए कितने पैसे देके गई? 20,000 रुपए। 3 साल पहले जब आपने इन गांवों को खरीदा था तो एक गांव कितने की मिली थी आपको? 50,000 की। एक गांव कितने की बेची? 20 की। वो कितने की खरीदी थी? 50 की। एक गांव कितना नुकसान देके गई? 30। दोनों गायें मिलके कितना नुकसान देके गई? 60। ये 60 का हमें आ गया गम। जिंदगी में गम और खुशियां साथ साथ। 60 का आ गया गम। गम विल बी अलाउड एज गम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम गम। तो गम बिजनेस के चैप्टर में खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। 3 साल का उसने साथ दिया। 3 साल में आहिस्ता आहिस्ता या फौरन बेचने के साल में? फौरन बेचने के साल में। तो मिसाल के तौर पे 3 साल अगर मैं कहूं तो पहले साल खरीदी कितने की?
50,000, बेची कितने की 20,000, तो कितना काम देके गई, तो 30,000 का लॉस जो आपको आया है, ये तो हो गई ना कॉस्ट और ये हो गई कंसिडरेशन। तो कॉस्ट माइनस कंसिडरेशन करके 3 सालों पे डिवाइड करने हैं, या सिंपल आपने ए माइनस बी करके इसी साल लॉस निकाल देने, इसी साल 30 का लॉस आ गया और 2 गाय पे था तो 30 × 2 60,000 का टोटल आपको लॉस आ गया। ये 60,000 का लॉस आपको किस साल खर्चे के तौर पर माइनस करने की इजाजत होगी, जिस साल आप गाय को बेचेंगे। जब आपने खरीदी थी तो ये हालात थे, जब आप बेचने गए तो ये हालात हो चुके थे। 1A, इफ अ पर्सन यूजेस एनिमल फॉर बिजनेस, अगर एक बंदा जानवर यूज करे बिजनेस के लिए, जानवरों पे कॉलेज ना आए, जानवर यूज करे बिजनेस के लिए, अगर एक बंदा जानवर यूज करे बिजनेस के लिए, कोई नहीं आप घोड़े पे आ रहे हो वहां पर लेवल, पता नहीं आपने गाय समझा था या क्या समझा था। इफ अ पर्सन यूजेस, लाके पार्किंग में पार्क करें सरासी की गाड़ी के साथ। इफ अ पर्सन यूजेस एनिमल फॉर बिजनेस, अगर आप एनिमल यूज करें किस मकसद के लिए, बिजनेस के लिए, एंड द एनिमल हैव मर, और एनिमल मर गया, वैसे पता नहीं ये लॉ क्यों बने, पाकिस्तान में तो नहीं मरे हुए जानवर बेचे जाते, एंड द एनिमल हैव मर, और एनिमल मर गया और बिकम परमानेंटली यूजलेस, या जिंदा है लेकिन मैं कहता हूं यू शुड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी, जानवर कह रहे हैं नो आई एम परमानेंटली यूजलेस, देन सेल प्रोसीड्स कितनी 20,000 ऑन द डिस्पोजल ऑफ ढांचा, अगेन से पाकिस्तान में ढांचा नहीं बिकता, देन द डिस्पोजल प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ ढांचा या सेल ऑफ जिंदा एनिमल, ये पाकिस्तान में बिकता है, तो सेल प्रोसीड 20 आई, लेस एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट कितनी है 50, will be allowed as deduction in the year of disposal, या होले होले खर्चा माइनस करें in the year of disposal, तो बेचने के साल में यह खर्चा माइनस करने की इजाजत है। असल में लोगों ने पूछा था कि गाय को हम डेप्रिशिएट कर सकते हैं, तो लॉ मेकर ने उससे मना कर दिया और 1A नया पॉइंट डाला, यानी ये ओरिजिनल लॉ में ये बात नहीं थी, तो उसने वजाहत के तौर पे 1A डाला है। ये क्या लिखा हुआ है, गाय नॉट एज स्टॉक होनी चाहिए, ये गाय स्टॉक नहीं होनी चाहिए। एक बार याद रखिएगा, गाय एज अ स्टॉक भी यूज होती है, एज अ फिक्स्ड एसेट भी यूज होती है। मिसाल के तौर पे स्टॉक के तौर पे गाय वो यूज होती है जो कि कसाई के पास होती है, या स्टॉक के तौर पे गाय वो यूज होती है जो कि बकरा ईद के लिए खरीदी होती है। बकरा ईद पे भी आपको पता है लोग गाय भी ज़िबा कर रहे होते हैं, तो बकरा ईद के लिए भी जो है गाय खरीदी लोग खरीदते हैं और फिर बेचते हैं, तो वो लोग गाय को दूध के लिए रखते हैं या स्टॉक के लिए रखते हैं। आ जाए अल्लाह की तरफ से दूध तो मना नहीं करते वो, लेकिन उनका मकसद क्या होता है, दूध लेना या गाय को बेचना। तो कुछ लोग गाय को एज अ स्टॉक के तौर पे यूज करते हैं, कुछ नॉट एज स्टॉक यूज करते हैं। कौन लोग हैं जो स्टॉक पर्पस के लिए गाय को नहीं खरीदते, मिल्कमैन। मिल्कमैन गाय को स्टॉक के तौर पे यूज करता है या नॉट एज स्टॉक यूज करता है। उसकी बैलेंस शीट में ये स्टॉक नजर नहीं आ रहा होता, स्टॉक तो होता है बेचने के लिए जो रखा हुआ है, बेचने के लिए तो नहीं उसने गाय रखी हुई, उसने तो गाय किस लिए रखी हुई है कि इससे मिल्क आएगा 15, 20, 25 साल। तो मिल्कमैन के लिए ये बात हो रही है। अच्छा, अब आपके जहनों में एक सवाल आ सकता है कि अगर गाय एज अ स्टॉक यूज हो रही हो तो क्या करना है। ये तो नॉट एज स्टॉक यूज हो रही है ना, ये मिल्कमैन के तौर पे बात हो रही है। अगर गाय एज अ स्टॉक यूज हो रही हो तो क्या करना है भाई, फिर भी यही करना है, फिर भी यही करना है कि 20,000 वाली गाय आपने खरीदी, 80,000 की बेच दी, 60,000 का गेन आ गया, इनकम फ्रॉम बिजनेस में डाल दें। आपने 40,000 की गाय खरीदी, 35,000 की बेच दी, कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट, 5,000 का लॉस आ गया, बिजनेस में माइनस कर दें। तो अब आप कह रहे होंगे ये नॉट एज स्टॉक इसने फिर लिखा क्यों है इधर, वो उसने एम्फेसिस डालने के लिए लिखा है, बताना चाह रहा है कि मिल्कमैन भी गेन लॉस इसी तरह निकालेगा। तो अगर कोई बंदा एज अ स्टॉक यूज कर रहा हो वो तो गेन उसी तरह निकालता है, ए माइनस बी, लेकिन ये भी गेन इसी तरह निकालेगा। तो सिर्फ एम्फेसिस के लिए इसने लिखा है नॉट एज स्टॉक, वरना चाहे एज अ स्टॉक यूज हो रही हो गाय कसाई के पास, या चाहे नॉट एज स्टॉक यूज हो रही हो दूध बेचने वाले के पास, द ट्रीटमेंट ऑफ ईच गाय इज सेम बिकॉज द गाय इज गाय। ओके, अच्छा जी, आगे आए। डेप्रिशिएबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट की मिसाल दें। डेप्रिशिएबल एसेट क्या होता है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, और इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर। मिसाल के तौर पे वेयर डेप्रिशिएबल और इंटेंजिबल एसेट इज परचेज विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ मोर देन 1 ईयर। प्लांट की भी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की भी लाइफ एक साल से ज्यादा होती है। द पर्सन मस्ट डेप्रिशिएट और अमोर्टाइज इट। तो इनको डेप्रिशिएट भी करेंगे हम और अमोर्टाइज भी करेंगे। डेप्रिशिएट हम किया करेंगे टेंजिबल्स को, और अमोर्टाइज किया डेप्रिशिएट किया करेंगे डेप्रिशिएबल एसेट्स को, और अमोर्टाइज किया करेंगे इंटेंजिबल्स को। लेकिन अभी हमें कुछ लिखने की जरूरत नहीं है,
क्योंकि डेप्रिसिएशन का सेक्शन 22 बड़ी डिटेल से आएगा और अमोर्टाइजेशन का सेक्शन 24 बड़ी डिटेल से आएगा। तो बता दें प्लांट मशीनरी फर्नीचर वालों को वगैरह को क्या करते हैं, डेप्रिशिएट, और इनटेंजिबल्स कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वगैरह को अमोर्टाइज। गोरमे कोला गोरमे कोला को एक्वायर कर लिया कोका कोला ने, तो कोला कोला हो गया। तो गोरमे कोला को एक्वायर कर लिया किसने, कोका कोला ने। तो अब ये जो बड़ी कंपनी बनी ना, इसका नाम होगा अमलगमेटेड कंपनी, अमलगमेटेड कंपनी, बड़ी कंपनी। और जो कंपनी भागती भी जा रही थी ना बड़ी कंपनी के पास, जो कंपनी भागती भी जा रही थी, इसे कहते हैं अमलगमेटिंग कंपनी, क्योंकि ये रनिंग कर रही थी, क्योंकि ये गोइंग थी, ये जा रही थी बड़ी कंपनी के पास। तो गोरमे जा रही है तो इसे कहेंगे अमलगमेटिंग कंपनी, और अब बन गई ये ओवरऑल अमलगमेटेड कंपनी। डन। अमलगमेशन के खर्चे होंगे अमलगमेशन के, बिल्कुल होंगे। कौन से, लॉयर से मशवरा लिया जाएगा, क्या दो कंपनीज का आपस में निकाह जायज है, ये लॉयर से मशवरा लिया जाएगा पाकिस्तान के रूल्स के मुताबिक। क्लियर। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज, खर्चा शोर दिया करेगा, बीवी दिया करेगी। फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज यानी खर्चे कैसे मैनेज होंगे इनके, उसके बाद जब निकाह हो जाएगा दोनों का आपस में। एंड एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, और एडमिनिस्ट्रेशन के जो खर्चे होंगे अब वो कौन चलाया करेगा, ये सारी डिस्कशंस होंगी, ये सारे खर्चे होंगे। लेटर हेड्स वगैरह चेंज होंगे, हो सकता है कोक इस हद तक इजाजत दे दे कि कोक एंड गोरमे कोला नाम रख ले, वैसे कोक ने करना तो नहीं था, तो हो सकता है इस हद तक इजाजत दे दे, तो फिर लेटर हेड वगैरह चेंज कराने पड़ेंगे, बिल बोर्ड्स पे नाम चेंज करवाने पड़ेंगे। ये सारे खर्चे अमलगमेशन के होंगे। जैसे बेगम आईडी कार्ड चेंज करवाती है शादी तो शादी के बाद, इसी तरह खर्चे होते हैं या नहीं होते। तो ये खर्चे जो होते हैं, ये खर्चे खोते नहीं हैं, ये खर्चे होते हैं। तो जो होए हुए खर्चे हैं ये खर्चे के तौर पे माइनस करने की खुली इजाजत है, कोई मसला नहीं है। अ डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एनी खर्चा, कहते हैं हर किस्म के खर्चे माइनस करो। दो तीन खर्चों की तो उसने मिसालें भी दे दी, लीगल सर्विसेज, एडमिन कॉस्ट, फाइनेंशियल एडवाइजरी सर्विसेज। अ डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एनी खर्चा इनकर्ड बाय एन अमलगमेटेड कंपनी। असल में जो बड़ी कंपनी होती है ना कोक, वो खर्चे कर रही होती है, द खर्चा इनकर्ड बाय बड़ी कंपनी। तो इनकर्ड बाय अमलगमेटेड कंपनी किस किस चीज पे खर्चे कर रही होती है, लॉयर से मशवरे ले रही होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से मशवरे ले रही होती है, एडमिन मैनेजर से मशवरे ले रही होती है। और ये खर्चे करते क्यों हैं, क्योंकि शादी की प्लानिंग हो रही है और बाद में शादी हो गई है। तो इस पर्पस के लिए जितने खर्चे किए जाएंगे वो माइनस करने की इजाजत है। चलें यार बस करते हैं, ये दो तीन लाइनें पढ़ लें फिर बस करते हैं। ये क्या था, अच्छा गाय थी। टैक्सेस पाकिस्तान में there can be number of taxes, there can be number of taxes। मिसाल के तौर पे इनकम टैक्स, कौन सा टैक्स, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे किया जाता है, पेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स, ऐसा ही है, पेड ऑन बिजनेस प्रॉफिट्स। वो टैक्स जो बिजनेस प्रॉफिट्स पे किया जाता है उसे कौन सा टैक्स कहते हैं, इनकम टैक्स। और ये इनकम टैक्स हम कहां जाके निकालते हैं, टेबल 1 या 2 में जाके निकालते हैं। क्या इसके अलावा जिंदगी के किसी मोड़ पर आपको कोई और टैक्सेस भी पे करने पड़ सकते हैं, या पाकिस्तान में सिर्फ इनकम टैक्स ही है, कोई और टैक्सेस भी पे करने पड़ सकते हैं। मिसाल के तौर पे डॉलेंस वाले कहते हैं कि हमने एम्प्लॉयज को गाड़ियां लेके दी हुई हैं, तो गाड़ियों पे क्या पे करना पड़ेगा, टोकन टैक्स पे करना पड़ेगा। डॉलेंस वालों ने एम्प्लॉयज को गाड़ियां लेके दी हुई हैं, तो गाड़ियों पे क्या पे करना पड़ेगा, बोले टोकन टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह ये किस पे डिपेंड करता है कि बिजनेस के प्रॉफिट्स कितने ज्यादा आए, या ये डिपेंड करता है गाड़ी की इंजन कैपेसिटी पे,
इंजन कैपेसिटी पे। अगर ज्यादा एम्प्लॉइज को ज्यादा गाड़ियां लेके दी हैं 1600 सीसी 2000 सीसी तो ज्यादा टोकन टैक्स देना पड़ेगा। अगर कम एम्प्लॉइज को गाड़ियां लेके दी हैं या 800 सीसी वाली गाड़ियां लेके दी हैं तो कम टोकन टैक्स देना पड़ेगा। तो ये जो टोकन टैक्स आप पे करते हैं डॉलेंस वाले अपने एम्प्लॉइज की गाड़ियों पर, क्या ये टोकन टैक्स बिजनेस के प्रॉफिट्स ज्यादा या कम आने पे दिया जाता है, या इसका ताल्लुक गाड़ी की इंजन कैपेसिटी से है? और अगर बिजनेस में लॉस आ जाए तो भी ये टैक्स देना पड़ेगा? जी जी जी, ये टैक्स तो देना पड़ेगा। इसी तरह एक और टैक्स मिसाल के तौर पे एनवायरमेंटल टैक्स, एनवायरमेंटल टैक्स। तो एनवायरमेंटल टैक्स जो है वो डॉलेंस वालों को पे करना पड़ेगा अगर डॉलेंस वाले एनवायरमेंट को खराब करें। वैसे पाकिस्तान में एनवायरमेंटल टैक्स कुछ ज्यादा नहीं है कि इस इलाके वालों की जो है सेहत खराब हो रही है, आप ऐसा जो है स्मोक प्रोड्यूस करें अपनी फैक्ट्री से, लेकिन बिलफर्ज अगर करना पड़ जाए टैक्स पे तो इस टैक्स का नाम क्या होगा? एनवायरमेंटल टैक्स। अच्छा, इसके अलावा एक और टैक्स मैंने पढ़ाया था आपको, वो था प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स को बिल्कुल गाड़ी के टोकन टैक्स की तरह समझे। प्रॉपर्टी टैक्स को बिल्कुल गाड़ी के टोकन टैक्स की तरह समझे। क्यों? प्रॉपर्टी टैक्स किस बात पे दिया जाता है? अगर डॉलेंस का एक हेड ऑफिस कराची में है और कराची के अंदर मलीर कैंट में है और 20 मरले का है तो हुकूमत कहेगी यार बड़े जबरदस्त इलाके में आपकी प्रॉपर्टी है। तो जिस तरह गाड़ी 1600 सीसी थी उस पर टोकन टैक्स दिया था, तो प्लांट तो आपको पता है प्लॉट सीसी नहीं करता, प्लॉट मरला है, मरला, तो प्लॉट मरले की बुनियाद पर टैक्स दिया जाएगा, इसलिए उस प्रॉपर्टी पे आप टैक्स देंगे। महंगी प्रॉपर्टी महंगी जगह पे खरीदने पर महंगा टैक्स देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज प्रॉपर्टी टैक्स। और इसी तरह अगर लाहौर के अंदर आपका डिफेंस में 5 मरले का हेड ऑफिस है डॉलेंस वालों का, तो उनको इस पर भी बेचारों को अपनी प्रॉपर्टी के मरले पे टैक्स देना पड़ेगा। तो इज इट अ टैक्स विच इज पेड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, या अगर लॉस भी आ जाए बिजनेस में तो ये तीनों टैक्सेस पे करने पड़ेंगे? तो इसका मतलब है एक टैक्स वो है जो आप इनकम्स पे करते हैं और एक टैक्स वो है जो आप इनकम्स के अलावा किसी और एक्टिविटी पे करते हैं। और इसके अलावा सारे टैक्सेस एटसेट्रा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जितने मर्जी टैक्सेस। अब ये कैटेगरीज हमने अलग क्यों की? द रीजन इज कि ये खर्चा नॉट अलाउड है और ये खर्चा अलाउड है। ये खर्चा क्या है? अलाउड है। हम पढ़े हैं सेक्शन 21 का ए। अब इसकी लॉजिक डिस्कस करनी है, वो मैं करता हूं। तो कौन सा टैक्स माइनस करने की आपको इजाजत नहीं है? इनकम टैक्स। बाकी सारे टैक्सेस आपको माइनस करने की इजाजत है। जी मोहतरम, अगर जी जी तो नहीं, फिर नहीं पे करते प्रॉपर्टी टैक्स। अच्छा मोहतरम, जिस तरह सैलरी के चैप्टर में एक प्रोविजन थी, उसकी कीमत का आपको तब अंदाजा लगा जब न्यूमेरिकल शुरू किया आपने कि मेडिकल अलाउंस है। अच्छा ये तो मैंने गौर से पढ़ना था, अच्छा ग्रेचुटी ये तो मैंने गौर से पढ़ना था, ये तो अनरिकग्नाइज मैंने गौर से पढ़ना था। तो खुदा के लिए बिजनेस अभी से गौर से पढ़ लें, क्योंकि जो मेन न्यूमेरिकल बनता है वो सेक्शन 21 में से बनता है। तो ये सेक्शन 21 जो हमने शुरू किया है इसमें से न्यूमेरिकल की मेन एडजस्टमेंट्स आती हैं। ओके, इसलिए ये पता नहीं हमें 3-4 दिन भी लग जाएंगे इस सेक्शन पढ़ते पढ़ते, हालांकि है 2-3 सफ़ों का। अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि इसका मतलब क्या है, इस सारी बात का मतलब क्या है? इस सारी बात का मतलब ये है, चलिए मैं दोबारा दिखा दूंगा। इस सारी बात का मतलब ये है कि बिजनेसमैन जब इनकम फ्रॉम बिजनेस की वर्किंग करेगा, वर्किंग होगी ना इनकम फ्रॉम बिजनेस की, तो बिजनेसमैन जब इनकम फ्रॉम बिजनेस की क्या करेगा? वर्किंग। तो सेल में से माइनस करेगा, सैलरीज करो 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 माइनस, रेंट करो माइनस, रिपेयर करो माइनस, एडवर्टाइजमेंट करो माइनस, टोकन टैक्स करो माइनस, प्रॉपर्टी टैक्स करो माइनस, इनकम टैक्स ना 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 ना, ये सारे खर्चे माइनस होंगे, लेकिन कौन सा खर्चा माइनस नहीं होगा? इनकम टैक्स माइनस नहीं हो सकेगा यहां पे। और मेरे भाई हो भी नहीं सकता, इसकी वजह सुन लें। असल में ये इनकम फ्रॉम बिजनेस आ जाएगी मेरी, इसमें मैं कैपिटल गेन अदर सोर्स वगैरह डालूंगा, टोटल इनकम निकालूंगा, ज़कात माइनस करूंगा, टैक्सेबल इनकम निकालूंगा, फिर टैक्सेबल इनकम निकाल कर टैक्स निकालूंगा टेबल 1-2 में जाके। तो जब टैक्स निकालूंगा टेबल 1-2 में जाके, तो वो वाला टैक्स इनकम टैक्स होता है जिसे हम ग्रॉस टैक्स कह रहे थे, वो वाला टैक्स निकालूंगा। जब वो वाला टैक्स निकाल के अगर इधर लाके माइनस कर दूं तो न्यूमेरिकल दोबारा शुरू करूंगा। तो वो टैक्स यहां माइनस करूंगा, फिर ये उधर लेके जाऊंगा, फिर वो निकालूंगा, फिर
एक भाई कह रहे हैं हाँ 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 हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मजे इन्होंने जबरदस्त इसको जो है वो इमेज दिया इस बात को। तो मोहतरम बता दें, इनकम टैक्स अगर मैं यहां माइनस करना भी चाहूं तो क्यों नहीं कर सकता, अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ, और खाली बिजनेस के अलावा ज़कात वगैरह बाकी चीजें भी होनी है, उसके बाद कहीं जाके कैलकुलेट होने हैं। ये एक तरीका है लॉजिक समझाने का। एक दूसरा तरीका, उससे बात जरा ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी, वो ये तरीका है कि न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे अगर मैं आता हूं तो न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में ये जो बिजनेस होते हैं ना आम लोगों के, इनको नॉन स्पेकुलेशन कहते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्पेकुलेशन बिजनेस क्या होते हैं। तो अगर मैं न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में आऊं तो सेल में से आपको रेंट माइनस करने की इजाजत है। जिस तरह प्रॉपर्टी में आपको खर्चे माइनस करने की इजाजत होती थी, तो सेल में से रेंट माइनस करने की इजाजत है, रिपेयर माइनस करने की इजाजत है, टोकन टैक्स माइनस करने की इजाजत है। ये मेरी इनकम फ्रॉम बिजनेस आ गई है। अब यहां लाके मैं इनकम टैक्स माइनस नहीं कर सकता। वाई? वो तो अभी निकला ही नहीं। वो निकलना कब है? यहां। और जब यहां निकल आया तो फिर ऊपर लाके दोबारा माइनस करके न्यूमेरिकल को रीस्टार्ट कर दूं। न्यूमेरिकल है, गाड़ी है। तो मोहतरम अब असूल बता दें, सारे टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है सिवाय एक टैक्स के, जिस टैक्स का क्या नाम है? इनकम टैक्स। और इनकम टैक्स क्या होता है ये हमें पता है, जो बिजनेस के किस पे दिया जाता है? प्रॉफिट्स पे दिया जाता है। इनकम टैक्स की डेफिनेशन क्या है? अ टैक्स विच इज पेड on the profits of business is called as income tax, but a tax which is paid on the capacity of gadi is not an income tax, that is called as token tax. So that is the logic behind it. I don't think so कि logic शुरू के चक्कर में आप पढ़ें। Just you got the point which I was saying. अच्छा जी, आ जाए वापस जिथे। अच्छा, बहुत अफसोस के साथ ऐलान किया जाता है कि पॉइंट एक ही जगह, पूरे पॉइंट एक ही जगह अगर वो इनकम टैक्स का लफ्ज भी लिख देता तो कम से कम हमारा गुजारा चल जाता, लेकिन जालिम ने इनकम टैक्स की डेफिनेशन लिख दी, इनकम टैक्स का लफ्ज नहीं लिखा। इनकम टैक्स की डेफिनेशन में हाईलाइट करने लगा हूं, एनी टैक्स पेड बाय द बिजनेसमैन, इस चैप्टर में पर्सन से बाद बिजनेसमैन होगा ना, एनी टैक्स पेड बाय द बिजनेसमैन इन पाकिस्तान दैट इज पेड ऑन द प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड एज इनकम टैक्स। और आपको पता है ये टैक्स निकलता कैसे है? कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट्स पकड़ते हैं, टेबल 1 में जाते हैं और परसेंटेज लगाते हैं ना ऊपर, तो दैट इज कैलकुलेटेड ऑन अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। तो ये इनकम टैक्स की डेफिनेशन हाईलाइट कर लें, तो अनहाइलाइटेड चीज को मैं बाद में समझाता हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम टैक्स? एनी टैक्स पेड बाय द बिजनेसमैन, पेड बाय द businessman or woman, whatever the gender may be, any tax paid by the businessman in Pakistan that is paid on the profits of business or is calculated as a percentage of profits. Okay. अच्छा, वो टैक्स का नाम ना बाहर के मुल्कों में सेस भी है और रेट भी है, पाकिस्तान में इसको टैक्स ही कहते हैं वैसे, तो ये टैक्स के नाम है डिफरेंट। अच्छा जी, अगली बात बड़ी आपने इंपॉर्टेंट है, वो गौर से सुनिए। अच्छा, मुझे बताएं कि न्यूमेरिकल के फॉर्मेट में इनकम फ्रॉम बिजनेस फॉरेन सोर्स भी हो सकती है ना, कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया वाले सवाल में थी जैसे। तो अगर मैं कैपिटल गेन इनकम फॉरेन कंट्री में कमा रहा हूं तो भी मैं इसी तरह न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा ना, बाहर की सेल माइनस बाहर के खर्चे वगैरह, बाकी सारे खर्चे माइनस करके बाहर की इनकम निकाल लूंगा। लेकिन एक चीज यहां माइनस नहीं कर सकता, बाहर का फॉरेन इनकम टैक्स। बाहर का फॉरेन इनकम टैक्स माइनस नहीं कर सकता क्योंकि वो भी इनकम टैक्स ही है। और बाहर का फॉरेन इनकम टैक्स इधर पता है क्यों नहीं माइनस कर सकता? क्योंकि बाहर का फॉरेन टैक्स तो यहां माइनस करना है, और मेरे ख्याल से बाहर का फॉरेन टैक्स ना यहां सारा माइनस नहीं कर सकते आप अनलकीली। यहां बाहर का जो फॉरेन टैक्स है वो फॉरेन टैक्स या पाकिस्तान विच एवर इज लोअर ऑफ करके शायद माइनस होता है, वो सारा भी माइनस नहीं हो सकता कभी कभी। तो बाहर का फॉरेन टैक्स टैक्सेस में से माइनस करने या इनकम निकालते हुए इधर माइनस करना है। अब अगर सवाल में कैपिटल गेन चाइना बिजनेस इथोपिया वाला सवाल हमने किया था, क्या मैंने उसमें फॉरेन टैक्स यहां माइनस किया था कि बाहर के मुल्क में टैक्स पे किया तो टोटल इनकम से ऊपर ऊपर माइनस कर दो? तो फॉरेन टैक्स आप बताएं टोटल इनकम से ऊपर ऊपर माइनस होता है या टैक्स में से माइनस होता है? आज मैं आपको चंद और चीजें बताने लगा हूं। जिंदगी में कभी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए ज़कात ना माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि ज़कात तो नीचे माइनस करनी होती है। जिंदगी में कभी भी इनकम फ्रॉम बिजनेस निकालते हुए चैरिटी ना माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि चैरिटी तो नीचे माइनस करनी होती है। तो जिंदगी में कभी भी बाहर के मुल्क की इनकम निकालते हुए बाहर का टैक्स माइनस ना कर दीजिएगा। क्यों?
वो तो नीचे माइनस होना है ना, तो यहाँ माइनस नहीं हो सकता। जी वो डायग्राम मैं दिखा देता हूँ आपको, ये वाली डायग्राम, ये डाय को क्रॉस करके जो आई थी ये वाली, फिर कौन सी वाली? जी क्या करना है? तो काफी टाइम दिया था इसको लिखने के लिए मेरे ख्याल से, नहीं दिया था टाइम, ज्यादा नहीं दिया था। बस मैं दोबारा दिखाऊंगा, चले लिखिए जल्दी करें। तो सारे टैक्सेस माइनस करने की इजाजत है सिवाय इनकम टैक्स, लेकिन इनकम टैक्स चाहे पाकिस्तान में पे करें चाहे बाहर के मुल्क में पे करें, वो किसी भी सूरत में माइनस करने की इजाजत नहीं है। इनकम टैक्स की डेफिनेशन क्या है? इट इज पेड ऑन द बिजनेस प्रॉफिट्स। ओ ओ के के ओके, चलें जी पढ़ें। एनी tax paid by the businessman in foreign country will not be allowed under the head income from business। ऊपर माइनस नहीं होगा, बिजनेस निकालते हुए माइनस नहीं होगा, लेकिन कहां माइनस होगा? टैक्स क्रेडिट निकालते। ये डिडक्शन क्या है? बोले बोले खर्चे के तौर पे ये क्या है? नॉट अलाउड, बट एफटीसी तो अलाउड है ना, एफटीसी तो इसका अलाउड है ना। ये बात बस सभी जहन में रख लें, न्यूमेरिकल्स में फिर ये अप्लाई करेंगे हम। तो बोले क्या ये खर्चा है या टैक्स क्रेडिट है? खर्चे कहां माइनस होते हैं? टोटल इनकम से ऊपर ऊपर, इसलिए ये खर्चा नहीं है। और टैक्स क्रेडिट्स कहां माइनस होते हैं? टैक्स के बाद, टोटल इनकम के बाद नहीं। टोटल इनकम के बाद तो ज़कात वगैरह माइनस होती है, टैक्स के बाद माइनस होते हैं। तो खर्चे टोटल इनकम से ऊपर ऊपर माइनस होते हैं, ये खर्चा नहीं है, फिर ये क्या है? टैक्स क्रेडिट मिलेगा इसका। ओके ठीक है। वो चैप्टर 15 में एक चीज़ हमारी रह गई थी। अच्छा एक तो ये ना सिलेबस देख लें, आप गए, आप तशरीफ़ ले जाएं। ये वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया मैंने, वेबसाइट आपके घर तक पहुंच जाती है, आपको पता है। तो चैप्टर 4 आपने शुरू में याद कर लिया हुआ है, और 6 टैक्स क्रेडिट्स है। ये ईद के दिनों में मैंने कहा था इसको आपने रिवाइज करना है। सैलरी तो अभी अभी ख़त्म हुआ है, और कैपिटल गेन, अदर सोर्स और प्रॉपर्टी, इसमें यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल, so there is no problem in it। और उसके बाद there is no need to smile at in chapter 8, ये तो हम ताज़ा कर रहे हैं, सेक्शन 21 इंशाल्लाह ये 3-4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। और चैप्टर 15 तो भी आपने रिवाइज किया है, वो अभी ख़त्म हुआ है। तो सेक्शन 114 से 119 तक, और ये जो टेस्ट है ये होगा 11 जून को, 11 जून को। तो अभी इंशाल्लाह दिन है, आज बुध है, ऑनलाइन वालों के लिए आज जुमेरात है। एक मिनट बुध है, तो बुध को ये हो जाएगा, जुमेरात को ये तैयार हो जाएगा, जुमे को ये, हफ्ते को ये, इतवार को ये, सोमवार को ये, मंगल को ये, बुध को ये, फिर आगे जुमेरात जुमा रिवाइज करने के लिए आपको दोबारा मिल जाएगा, सही हो जाएगा। ये सेक्शन 114 कॉमा सेक्शन 119 नहीं है। उस क्लास के अंदर एक बच्चे को पता नहीं क्या हो गया था, ये कॉमा नजर आ रहा था। ये सेक्शन 114 से 119 तक है। ओके नहीं, चैप्टर 8 में सेक्शन 18 नहीं है, सिर्फ सेक्शन 21 है। क्या हो रहा है? वो सैटरडे को जो टेस्ट होगा वो रिटर्न्स के चैप्टर से ही आएगा, मैं फिर बता दूंगा। ओके चैप्टर 15 निकालें, चैप्टर 15 कितने लोग ऐसे हैं जो कभी वेबसाइट पे गए ही नहीं आज तक? तो यार चले जाए, वहाँ टेस्ट का सोल्यूशन वगैरह भी पड़ा होता है, तो भी टाइम निकालें, चक्कर लगाएं किसी दिन। पासवर्ड वगैरह भूला हुआ है, सब कुछ भूला हुआ है, तो ये आपको मैंने बताया था। अच्छा तो यहाँ चले जाया करें, इसको हम यूज़ करेंगे इंशाल्लाह। हो सकता है हम न्यूमेरिकल्स कुछ करें तो उसके यूट्यूब पे लिंक भी इसको फिर शेयर शायद किया जाए। अच्छा अब जी अगला सवाल ये है कि एक सवाल हमने शुरू किया था, उस सवाल को हमें असूली तौर पे कल मुकम्मल कर लेना चाहिए था, लेकिन हर असूल पूरा होने के लिए नहीं होता। तो चैप्टर 15 में आए, कौन सा सवाल था वो? क्वेश्चन नंबर 19 था। अच्छा असलम की बीवी वाला सवाल कर लिया था आपने? असलम की बीवी टेस्ट में वो एहसन की बीवी थी, वैसे असलम की बीवी थी। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 19 चल रहा था ना? 19 नहीं, वो नहीं, मैं इस वक्त क्वेश्चन 39 की बात कर रहा हूँ, जो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, पेज 351। इसका पॉइंट 1 और 3 रह गया था।
और मैंने 2 और 4 करा दिया था। कितने लोगों ने 1 और 3 कर लिया था परसों? 1 और 3 कर लिया था। अच्छा, मैं आपको 3 करवाने लगा हूं। 2000 और एक ना, मैं आपको एक मजे की बात भी बताऊंगा। 2021 में उसने जाती गाड़ी बेची है 1876 की, पेज नंबर 351, क्योंकि हमने करके खत्म हो जाने, सफे पलटे जा रहे होने हैं पूरी क्लास में अभी तक। ड्यूरिंग 2021, निकालने पहले सफा, आवाज जब बंद हो जाए सफों की तो मुझे बता दीजिएगा। ड्यूरिंग 2021, यार ये चार्जर क्यों नहीं लगाते अब्दुल्ला? ड्यूरिंग 2021 ही सोल्ड ए जाती कार फॉर 1876। द कार वाज परचेज्ड इन 2019 फॉर ₹1700। तो 1876 की गाड़ी आपने बेची है और 1700 की गाड़ी आपने 19 में खरीदी थी। अब आप मुझे यह बता दें कि वेल्थ स्टेटमेंट में क्या आता है और वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में क्या आता है। वेल्थ स्टेटमेंट में आती हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज, और इधर इनकम्स और एक्सपेंसेस। डन। इनकम्स और ओपनिंग वेल्थ भी आती है, बिल्कुल सही कहा। अच्छा, हमारे पास गाड़ी 2019 की पड़ी होगी बीडी में, तो 2021 की बीडी में डाल दूं इसको, क्योंकि 19 की खरीदी हुई है ना, तो 19 की खरीदी हुई है तो गाड़ी हमारी वेल्थ में पड़ी होगी। ये जाती गाड़ी है ना, तो जाती एसेट्स, जाती लाइबिलिटीज, जाती इनकम, जाती एक्सपेंसेस यहां पे आने हैं, घर की चीजें आनी हैं सारी। अच्छा, ये तो ब्रॉड डाउन आ गया, लेकिन ब्रॉड डाउन के बाद अब मैं सवाल की तरफ मूव करता हूं, सवाल की जनरल एंट्री करता हूं। जनरल एंट्री मुझे बताएं, जनरल एंट्री गाड़ी के बेचने की क्या है? कैश डेबिट, कार क्रेडिट और गेन लॉस। तो कंसिडरेशन और कॉस्ट का डिफरेंस लेंगे, A माइनस बी, गेन लॉस आ जाएगा। कॉस्ट बताएं, 1700 कॉस्ट। अच्छा सॉरी, कंसिडरेशन 1876, गेन 176, गेन आ गया। इस एंट्री को पोस्ट करवाएं, इस एंट्री को पोस्ट करवाएं जी। कार 1700 वाली चली गई और नहीं, जाते हुए पैसे देके गई। कितना? ये गाय की तरह नहीं करके गई, ये 1876। और खुशी कितनी हुई? अब मुझे ये ना कहिएगा यार सर गेन ऑन गाड़ी क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपने तो कहा था गेन ऑन गाड़ी कैपिटल गेन के चैप्टर में नहीं आता, क्योंकि गाड़ी पर्सनल है पुत्र, वो कैपिटल गेन इनकम कैलकुलेट हो रही थी। ये वेल्थ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बन रही है, यहां घर की इनकम और घर के एक्सपेंसेस आते हैं, तो इसलिए घर की खुशी यहां आएगी। कितनी खुशी घर की? 176। अब आपने इसको थ्योरी के सवाल में कैसे सॉल्व करके आए? आप कहेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग वेल्थ स्टेटमेंट द कार विल नॉट अपीयर इन आवर बुक्स। गाड़ी हमारी बुक्स में नजर नहीं आएगी, क्यों? क्योंकि डिस्पोज ऑफ हो गई। तो एज ऑन 30/21 द कार विल नॉट अपीयर इन वेल्थ स्टेटमेंट, हाउएवर द कैश विल इंक्रीज बाय 1876। इस तरह की इंग्लिश की बात हो जाएगी। दूसरी बात, while preparing wealth reconciliation statement an income will be shown of ₹176। तो wealth reconciliation statement बनाते हुए आप इनकम शो करेंगे 176 की। जो नई बात बतानी थी, FBR वाले इनकम के लिए गलत लफ्ज यूज कर रहे हैं, इनफ्लो। इनकम के लिए गलत लफ्ज यूज करें हैं, इनफ्लो। हालांकि अगर अकाउंटेंट से पूछें तो अकाउंटेंट इनफ्लो 1876 को कहता है, लेकिन FBR वाले इनफ्लो खुशी को कहते हैं। और खुशी कितने की आई? 176। तो मेरा मशवरा है सिर्फ आपको कि पेपर में यह लिखने की बजाय कि 176 शैल बी शोन एज इनकम, इसकी जगह अगर आप लिखा है 176 शैल बी शोन एज इनफ्लो तो बहुत अच्छा होगा। मैंने आपको ये बात इसलिए अभी तक नहीं बताई थी क्योंकि जब बेसिक कॉन्सेप्ट दिया जा रहा हो तो गलत बात की जाए तो बंदा परेशान हो जाता है। तो FBR वाले इसका गलत नाम यूज कर रहे हैं, क्या? इनफ्लो, क्योंकि नॉन अकाउंटेंट्स भी यूज करते हैं कई दफा, तो इसलिए FBR वालों ने भी यूज किया हुआ, शायद वो भी गलत ना हो अपनी जगह। लेकिन इनफ्लो से मुराद इधर मैं क्या लूंगा? खुशी लूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। अब पहली एडजस्टमेंट इसकी रहेगी है ना, टाइम नहीं बचा, चलिए पहली एडजस्टमेंट फिर कल आते ही याद करा दीजिएगा।